हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। उनमें कम से कम 5 या 10% जो है वो जिन्नात की फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाने भेजती है वहाँ पे। आज भी हो जी जी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे अपने, और अब मैं नील बटा सन्नाटो में थम्स अप हूं। मैं कोई पढ़ी लिखी ये नहीं। लॉजिक नहीं मुझे कनेक्ट कर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो आपने अपने डॉक्यूमेंट क्यों फाड़े? मतलब मैं पैदा तो दिल्ली में, लेकिन मेरे मम्मी पापा वहीं थे। हम लोग छुट्टियां जो होती थी मई जून की वहीं जाते थे। तो वहाँ पर हर मोहल्ले में ऐसे कुछ वाकयात हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कि खूबसूरत लड़कियों कहते हैं मगरिब के बाद बाल खुलकर छत पे मत जाओ। तो मैंने कहा किचन वाले हम हैं, वो चाय वाले, तो मैंने सबको फाड़ के एक तरफ कूड़ा खुदा मैंने कूड़े में डाला। भाई मोदी जी बने नहीं किए मैंने। और आप ये देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना मेरे भाई, आप ये देखिए 5वीं फेल, 10वीं फेल, 8वीं फेल, ये सारे के सारे MP MLA होते हैं। तो अगर आप ईमानदार होते हैं ना, आप यकीन करिए पूरी टीम ईमानदार होती है। अगर आप बेईमान है तो पूरा सिस्टम बेईमान होता है। यही हाल हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में डबल P बेईमान है, यहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ को। बताओ, एक लड़की थी, वो मेरे पास आई तो उसने कहा कि एक लड़का 16 साल से मेरे साथ लिव इन में रहता था, मुसलमान। क्या आपके आपके हिसाब से एज ए एक्टिविस्ट लाइक आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अगर सुफियान त्यागी आपके पास आके बोले कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, तो आपके हिसाब से उसकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व होगी? बेशक ये वाली बात सही है कि हमारे भारत में स्कूलों की जरूरत है, लेकिन ये तरीका सही थोड़ी कि मदरसे बंद कर दो और स्कूल खोल लो। अगर आपको एक पावर मिले कि आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से एक कानून बदलना है, तो कौन सा वो कानून होगा जो आप बदलना चाहोगे? कि जितने भारत में बलात्कार कर रहे हैं या बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनको फौरन 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर फैसला है, और उनको बिल्कुल आप ये कहिए कि चौराहे पे फांसी पर लटका दिया जाए। इतना बड़ा कप होता है जो मैं पीती, 2 बार पीती, सुबह शाम में। तो कद्दा भर के हम लोग पीते, बड़ी सी कप पीते हैं। तो हमारे बाद लोग कहते कि ऐसे पीती पूरा मोहल्ला पी गई। फिल्मों में शौक है, थोड़ा बहुत फिल्में देखते नहीं। सीरियल नहीं। लोग बहुत पसंद करते हैं। फीमेल्स तो बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट रहती हैं सीरियल्स के लिए, खासकर पाकिस्तानी सीरियल्स। मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। और बार्गेनिंग मत करा करें, खुदा करे ठेले वाले से बार्गेनिंग ना। लेमन ले ले, 10 रुपए के लेमन भैया 8 का लगा ले। 2 रुपए में तुमने कौन सा वीर हो जाना है, लेकिन वो 2 रुपए उसके लिए बहुत वैल्यूबल, आपके लिए नहीं है। 28 साल का रिजवान उसको लेकर आया था, और पुलिस वाले मुझे सैल्यूट करके गए, उस लड़की को लेकर आए। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता था अगर हम टावर से इसको पकड़ते, नहीं पकड़े जाते। आपके बारे में कोई ऐसा झूठ जो फैलाया गया, आपको लगता है कि ये बात मेरी है लेकिन बहुत बड़ा झूठ है? देखिए, मेरे बारे में सबसे बड़ा झूठ जो है वो NRC में फैलाया गया कि अमन रिजवी शिया है। तो जब मैं दुपट्टा कस के बांधती थी ना तो फिर फंसता था, तो कहते ओए अमन तो इतनी पतली है। मतलब क्यों, क्या कपड़े इतने चौड़े चौड़े पहनाती थी अम्मा, बिल्कुल टेंट हाउस वाले। 15 साल से 18 साल की एज की एमन रिजवी आपके सामने बैठी हो, तो आज आप उसे क्या मशवरा देते? तो ऐसा कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं, घर में लड़की नहीं, लड़की पैदा हो गई जबकि लड़का होना चाहिए था इसको? तो वहां से आपके हिसाब से ऑथेंटिक कौन से चैनल? बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल, जैसे हिंदुस्तान में भी हैं, रवीश भी हैं, अजीत अंजुम भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट भी है, फरहान याया भी है, मिल्लत टाइम भी है, रजा गिराफी भी है, और द नेशन वॉइस भी है। बहुत सारे ऐसे चैनल है कि अगर करो तो बहुत सारी चेन है। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको बहुत सारे नामों से जो है वो इंटरनेट पे लोग जानते हैं। कोई दबंग लेडी के नाम से जानता है, कोई कोई एक्टिविस्ट के नाम से जानता है, तो बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। बट आज हम यहाँ पर जो पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में कि एक्चुअल में ये क्या है, और ये एक्टिविस्ट का जो टैग उन्हें मिला है ये कैसे मिला है, इसके पीछे की जो जर्नी रही है वो कितनी डिफिकल्ट रही है, आज जो इस पोजीशन पे हैं तो वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इन सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो एमन रिजवी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम आपके सुनने वाले व्यूवर्स को मेरा सलाम। जैसे कि हमने आपको बहुत सारे नामों से सुना है, बहुत सारे नामों से आपका प्रोफाइल जब भी सर्च करते तो कहीं ना कहीं आप जो है वो इंटरनेट पे मिल ही जाते हैं सर्च करते हुए। तो यहाँ पर लोग आपको एक्टिविस्ट कहते हैं, तो अगर आपके नाम से ये एक्टिविस्ट का टैग हटा दिया जाए तो एमन रिजवी क्या है? देखिए, जो लोग ज़्यादातर पत्रकार हैं जो मेरे इंटरव्यूज लेने आते हैं, लाइव करने आते हैं, तो वो सामाजिक कार्यकर्ता अमन रिजवी या सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी लिख देते हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो ये खिदमत का जो जज्बा होता है, या तो हमें ख़ानदान से मिला होता है या हमें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। तो अमन रिजवी के आगे से अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हटा भी दें तब भी अमन रिजवी खुदाई खिदमतगार है, और कोई भी अगर मदद के लिए उसके पास आता है तो वो मदद करती है, अगर मतलब वहाँ तक वो पहुँच सकती है। और मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त, इवन मेरी बेटी भी है, वो भी ये कहती है अम्मा पुरता वती लेती, लोग आपको साउथ का गुंडा समझते हैं कि भाई आएगा सब कुछ कर लेगा।
तो ये अच्छा भी लगता है, बात हंसी भी आती है कि लोग मुझे क्या समझते हैं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरे पास कोई बड़ा रुतबा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मेरे भाई कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया कि लोग आज मेरी इज्जत करते हैं। लोग उम्मीद से मेरे पास आते हैं कि अमन अपी वाला काम कर देंगी, अमन बाजी वाला काम कर देंगे, अमन दीदी वाला काम कर देंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक बंदा जो मेरे पास आया है खिदमत के लिए या अपनी मदद लेने के लिए, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। बेहतर। सो एमन रिजवी ये बचपन से ऐसी है या एमन रिजवी आपकी नजर में, आपके हिसाब से कब एमन रिजवी बनी? देखिए मैं बचपन से ही ऐसी हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, और पापा मेरे प्रोफेसर थे, मदर मेरी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी, और मौजपुर जाफराबाद में हमारा घर है। टेंट वाला स्कूल जो है, जो लोग अब इसको जीनत महल स्कूल कहते हैं, वो जीनत महल स्कूल नहीं होता था। वहाँ पर एक सरसों की खेती होती थी। तो मेरे फादर सैयद अबुल आसिम रिजवी और उनके बेस्ट फ्रेंड थे पंडित भगवान स्वरूप। ये लोग आने के बाद ना रजिस्टर लेके पागलों की तरफ फिरते थे, सड़क बन जाए, लाइट आ जाए, स्कूल आ जाए। तो वहाँ पर जो किसान खेती करता था ना, उसको कुछ ले देकर ना यहाँ पर स्कूल चलवाया था। वो टेंट वाला स्कूल था। हाँ, जाफराबाद। तो बस मम्मी पापा को देखा कि मम्मी पापा ऐसे, मेरी मदर जब वापस आ रही होती थी स्कूल से, तो कोई रक्षा वाला अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसके लिए दवा रखती थी कि भाई इसको दवा दे दो। तो ये चीज़ तो आपको घर से ही मिलती है, जज्बा जैसी परवरिश है। तो जैसा कहते हैं जैसा पेड़ है वैसे तो फूल आएंगे। सो ये ब्लड में है, नेचर में है, ये शुरू से ही आपको मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज ब्लड में होती है तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। एमन रिजवी को एमन रिजवी बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? देखिए वेरी फर्स्ट तो मेरी मम्मी का है, मेरे फादर का है, जिन्होंने कहा कि हमेशा हक के साथ रहना। मेरे फादर कहते थे कि अगर आप सच पर हो, कभी भी जिंदगी में आपका मुकाबला झूठ से हो रहा हो, जुल्म से हो रहा, तो कभी पीठ दिखाकर मत भागना, सीधी जाकर शहादत लेना, सीधा सीना कर देना कि मार गोली यहाँ मार। तो जज्बा वहाँ से मिला, मम्मी से कॉन्फिडेंस मिला, मम्मी से पापा से दीन भी सीखा, और हर जुल्म के खिलाफ मतलब लड़े। उसके बाद फिर जब शादीशुदा ज़िंदगी में आए तो वहाँ भी कॉपरेट मिला। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े कॉपरेटिव हैं। फिर हमारे ताल्लुकात में मेरे एक फरिश्ता सिर्फ एक बंदे मिले, मोहम्मद फौजान। तो मतलब लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया कि मतलब जैसा मेरा नेचर था, मुझे इस तरह की टीम और उस तरह के रिश्ते, उस तरह के ताल्लुकात मिलते चले गए। अगर आप कैमरे के पीछे आपको देखा जाए या कैमरे से अलग आपको देखा जाए तो एमन रिजवी एक्चुअल में क्या है? अगर एमन रिजवी का वो जो कैमरे से पीछे वाली एमन रिजवी है, वो आप यहाँ पर आप अपने आप को बता सकते? आप देखिए कैमरे के पीछे अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एमन रिजवी है तो बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत अभी कहीं की मोम से भी ज़्यादा उसका दिल है ना कि आंखों मेरा हाथ दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं कहता, पत्थर मुझे कहता रहा मेरा चाहने वाला, मैं मोम थी उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो बिल्कुल वही नेचर है मेरा, और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और अभी भी ऐसा होता है, सड़क पे कोई प्यारा बच्चा लाता हूँ उसे गोद में उठा लेती हूँ। तो जो मेरे साथ लोग होते कहते हैं कि किडनैपिंग के मामले में तो डाल देंगे जेल में, कि तुम बच्चे उठा के प्यार करना शुरू कर देती हो। मतलब बच्चों को मुझे बड़े इतने क्यूट लगते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों में बच्ची बन जाती हूँ, बड़ों में बड़ी। और कोई भी प्रोग्राम जहाँ भी, बल्कि बाकायदा मुझे गैस बनाकर बुलाया जाता है, मैं भूल जाती हूँ मेरा गैस भाई, मैं वहाँ पर खूब हंसी मजाक, गले लगना ही करना, मतलब ये कि एक अलग ही वो एमन रिजवी है, क्योंकि वो हेल्दी एनवायरनमेंट में है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, मुल्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा मसला है, प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ हमें आवाज़ उठानी है, तो वहाँ एमन रिजवी चंडी बनने में मिनट की चौथी ही नहीं लगाती, फौरन चंडी का रूप धारण कर लेती है। एमन रिजवी क्या यही बनना चाहती थी कि जो आज है वो एक एक्टिविस्ट है? तो क्या एमन रिजवी यही बनना चाहती थी या एमन रिजवी कुछ और बनना चाहती थी, इत्तेफाक से ये बन गई? नहीं, बनना तो मैं चाहती थी, लेकिन मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा अल्लाह मुझे इतनी मकबूलियत दिलाएगा। क्या बनना चाहते थे वैसे? मतलब मेरा ये था कि मैं लोगों को जमा करूं, लेडीज़ पर काम करूं, लेडीज़ को इतना सक्षम करूं, कैपेबल कर दूं कि वो सिलाई में ट्रेंड हो जाएं, फैशन डिज़ाइनर बन जाएं, या वो लड़कियां जो मजबूत जिस्म की हैं उनको मैं बाउंसर बना सकूं, और जो थर्ड जेंडर है, जो बेचारे ताली बजा बजा कर रेड लाइट एरिया में मांगते हैं आपसे, तो मुझे लगता था कि नहीं, इनका मकाम ये नहीं है, क्योंकि ये इनका जो डिफ़ॉल्ट है वो बर्थ से है, ये खुद नहीं बने। तो मुझे लगता था कि मैं इनको ट्रेन करूं, इनको मैं फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ इनको अच्छे सेलिब्रिटी के इनको गाइडेंस में दूं, कोई ड्राइवर बन जाए। मतलब ये था कि पूरा इस तरह काम करूं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल फिगर बनूंगी, दुनिया मुझे पहचानेगी, मेरी वीडियो मतलब 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरे जज्बे ने, लोगों की दुआएं ने, मेरी बेबाकी ने, और मैंने जो हक का साथ दिया, मैंने कभी आधार कार्ड देकर किसी का साथ नहीं दिया।
मेरे पास ज़्यादातर दलित लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, सारी कम्युनिटी के मेरे पास आते हैं जो मुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि नहीं तू आधार कार्ड दिखा। बस मैंने देखा कि ये बंदा है, मुझसे उम्मीद लगा कर आए और मेरे रब ने इसको मेरे पास भेजा है, तो मैं उसकी मदद करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह तूने जो बंदा भेजा था मैंने उसका काम कर दिया, मैं उसके काम आ गई। तो बस ये कि ये उन लोगों की दुआओं से अमन रिजवी बनी है जिन लोगों का मैंने काम करा, जिनका साथ दिया। अहमद रिजवी अगर एक्टिविस्ट नहीं होती तो क्या होती? एमन रिजवी अगर एक्टिविस्ट नहीं होती तो बहुत कामयाब फैशन डिज़ाइनर होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। दिल्ली हाट में मैंने एग्जीबिशन भी लगाई क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरा दिमाग चारों तरफ चलता है। मैं कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन एकदम दिल में बना लेती हूँ। मैं ब्रश उठा के ऐसे ही बिना छपाई करे मैं एकदम से पेंटिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक था मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में आने का और मैंने करा भी। लेकिन जब मैंने देखा कि देश को उससे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो वो डिज़ाइनिंग के लिए अगर मैं कुछ खाती कमाती हूँ मैं अपने लिए करती। लेकिन मैंने सोचा कि ऊपर वाला मेरा चला देगा और मुझे लोगों के लिए आगे आना चाहिए। और फिर मेरा कैटरिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो नोएडा में मैंने काफ़ी सारे कैफेटेरिया मैंने रन करे हैं पार्टनरशिप में एज ए मैनेजर, उसमें मैंने काम भी करा है। तो उसमें भी बड़ा हाथ साफ है मेरा कैटरिंग में। Good. तो कैटरिंग बनते या तो कैटर्स बनते या फिर फैशन डिजाइनर हाँ, मतलब उसमें एक मैनेजमेंट, जैसे कि हम फार्म हाउस वगैरह लेके उसमें हम पार्टीज अरेंज करते हैं। कटलरी हमारी और जो खाने का सामान होता है वो पर प्लेट नहीं जाती, 1000 रुपये 1500, तो उसमें 2-3 पार्टनर रह के अपना इन्वेस्टमेंट करके वो हमारा काम था। सो अमन रिजवी अभी अपने घर को ऑपरेट करती है खुद? जी, मैं अपने घर में तो आप यकीन करिए, मैं अपने घर में तो मेरे बच्चे जो है वो मुझे ये सोचते हैं कि जैसे ना एमन का ढाबा खुला हुआ है। मतलब वो मानती नहीं कि मैं सेलिब्रिटी, मतलब उतनी सी भी तो मुझे, इतना सा भी तो मुझे वो मार्जिन नहीं देते, इतना सा भी नहीं देते। रात के 3 बजे कह देंगे अम्मा जरा चाय बना ले। चलिए अम्मा हमने चाय बना ली। बेटी माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी, बहुत काम करती है, लेकिन पकौड़ियों को मैं पकौड़ी वगैरह बनाने नहीं देती। तो मेरे घर में ये कि कभी भी भूख लगे कुछ भी खा लो, ये नहीं कि नहीं भाई दोपहर में खाया था शाम में खाया था अब नहीं खाओगे। तो मेरे यहाँ प्रॉपर खाना नहीं बनता। जब भी 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद भूख लगती है खाना बनता है। और मेरे बच्चे मुझे ऐसे समझते हैं कि अमन का ढाबा है, बस हमने जाके एप्लीकेशन लगानी है, अम्मा अम्मा करके आ जाते। पहले चापलूसी करते, फिर कहते पकौड़ी खाने। और मैं भी पूरे मियार पर उतरती हूँ, पकौड़ी में चखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए पकौड़ी भी बनाती हूँ। जो वो फरमाइश करते हैं मैं उनकी फरमाइश पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में नॉन वेज बहुत कम खाया जाता है। मेरे बच्चे नॉन वेज नहीं खाते, वो ज़्यादातर सब्जियों पे पनीर का पराठा, आलू का पराठा, अंडे का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, इस तरह के पराठे, दाल का पराठा, ये ज़्यादा बनते हैं, आलू ज़ीरा। तो ये मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ जो वो पसंद करते हैं। गुड। तो अमन रिजवी अपना घर अभी खुद चलाती है? माशाल्लाह मैं सारा काम खुद करती हूँ। गुड। सो अमन रिजवी को कौन चलाता है? एमरजेंसी को अल्लाह चलाता है, लोगों की दुआएं चलाती है, आपकी दुआएं चलाती है। क्योंकि देखिए मैं बेसिकली बहुत बीमार बंदी हूँ और 2015 में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी जो किडनी है वो बाई बर्थ ख़राब है, ब्लॉक है। तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो 5.5-6 घंटे की मेरी सर्जरी हुई थी और मेरे जो पसलियों में वो 13 इंच का कट लगा हुआ है। और मेरी रीढ़ की हड्डी पे आर्टिफिशियल जो नकली पाइप है वो ले जाकर डाला था कि मेरा एक कोई चीज़ यूरिटल होती होगी जिससे गुर्दे से पेशाब बाहर होता है, वो नहीं था। तो उसके बाद फिर एक कहते हैं कि चीज़ें बदल गई। तो उसके बाद मैं और ज़्यादा सिलाइन में आ गई कि अल्लाह मारे या मोहल्ला मारे बातें किए। फिर मैं पूरी 100% जो है वो खिदमत में आ गई कि मुझे मालूम था, और मुझे खुद नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब मैं भूखी रहती हूँ, प्यासी रहती हूँ, मुझे एहसास नहीं होता, क्योंकि लोगों की इतनी दुआएं मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ कितनी दुआएं हैं। अमन रिजवी को कभी किसी की हेल्प करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं ये गलत हेल्प कर दी इस इंसान की? वो 90% तो ऐसे ही होता है भाई मेरे साथ। मुझसे गलत ले जाते। एक लेडी मेरे यहाँ आती थी और मैं उनको 20-25 किलो आटा देती थी और पैसे देती थी। मुझे नहीं मालूम, तो मुझसे झूठ बोलती थी कि वो लोनी से आती हैं। इत्तेफाक से लॉकडाउन लगा था और मुझे यहाँ पर पहलवान चौक पर किसी को सामान पहुँचाना था। मैंने देखा मुझे वही लेडी लगी, तो उसके बाद मैं उनके पास गई तो वो हक्का बक्का रह गई। मेरे घर में चादर ओढ़ कर आती थी, मैं बिना दुपट्टा गले में डाल रखा था और दोनों के पास बड़े अच्छे मोबाइल थे, बेटी के पास भी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस औरत पे कम से कम उसके ऊपर, अल्लाह झूठ ना बोला, 70-75 हज़ार मैंने उस पर खर्च करा। और उसका हालत मैंने देखी कि वो दोनों फ़ोन और यहीं पे रहती थी। तो ये उन्होंने मुझसे झूठ बोला, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ये अल्लाह ने करवाया तो अल्लाह के हुआ। लेकिन जो इस तरह की मदद है वो तो है, लेकिन जो मदद जैसे शादी वादी करवाना है या ब्लड चढ़वाना है या अस्पताल में सीट अरेंज करवानी, बेड अरेंज करवाना है। और अभी हाल फिलहाल में 4 दिसंबर में मैं देवबंद में 2 लड़कों की निकाह के लिए 50,000 अपने बिहाफ पर देकर आई हूँ कि मैंने जैसे अपने ख़ानदान लोगों से जमा करे। 20 दिन में मैंने 50,000 रुपये जमा करे और फिर देवबंद जाके उस बंदे को पकड़ा कर आई जिसकी बेटी की शादी थी। तो खिदमत करके अच्छा लगता है। कोई फ्रॉड भी कर रहा है तो उसको अल्लाह समझे। आपने जैसे बताया आप देवबंद से हैं, तो देवबंद
एक आई थिंक बहुत पूरी दुनिया का एक सेंटर जो कहा जाता है, तो देवबंद के बारे में आप कुछ ऐसी चीज बताना चाहें जो शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। देखिए, देवबंद में अगर आप चारों तरफ भी जाकर देखेंगे, आपको हर जगह वहाँ तालिब इल्म नजर आएंगे। और उसमें ये कहते हैं कि उसमें बहुत सारे जो, अगर आप मुसलमान हैं और अल्लाह पर यकीन करते हैं, तो बहुत सारी तादाद ऐसी होती है जो जिन्नात वहाँ पर एजुकेशन लेते हाँ, हैं। ये वाली बात मुझे बिल्कुल ट्रू है वहाँ पर। सुनी और थी। मतलब बाज दफा नहीं, ज्यादातर वहाँ मदारिस में लोगों को, वहाँ के जो मौत पढ़ा रहे हैं सादा उनको ऐलान करना पड़ता है कि आप अपना कोई भी कर्तव्य यहाँ पर ऐसा ना दिखाएं कि जो दूसरे वाले तुलबा हैं वो डर जाएं। क्योंकि कुछ भी होता था कि भाई ये चीज़ें वहीं से आशुओं छोड़ देते ले आते थे। तो जिन्नात वहाँ पर पढ़ते हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और एक दुनिया का हब है कि वहाँ पर मदरसा, और एक ऐसा मदरसा जो कहीं से ज़कात नहीं ले रहा, इमदाद नहीं ले रहा, अपने दम पर दारुल उलूम देवबंद चलता है, जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं, हाफिज मुहद्दिस सब होकर निकलते हैं। इतना प्यारा एनवायरनमेंट है मतलब माशाल्लाह। आपका कहना यह है कि वहाँ पर जो पढ़ाते हैं, उन पढ़ाने वाले टीचर्स में बहुत सारे जिन हैं जो पढ़ने वालों में, पढ़ने वाले जी, जो उस्ताद तो नॉर्मल है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो जिन है उसमें। उनमें कम से कम 5 या 10% जो है वो जिन्नात की फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाने भेजती है वहाँ पर। आज भी वहाँ पर? जी जी। अच्छा, तो ये इसमें कितनी रियलिटी है? लाइक किसी को अगर क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज पे बिलीव करेंगे, तो कोई, आप क्योंकि वहां से हैं, तो कोई ऐसा केस, कोई ऐसा देखिए, incident? मैं पैदा तो दिल्ली में, लेकिन मेरे मम्मी पापा वहीं थे। हम लोग छुट्टियां जो होती थी मई जून की वहीं जाते थे। तो वहाँ पर हर महल्ले में ऐसे कुछ वाकयात हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कि खूबसूरत लड़कियों कहते हैं मगरिब के बाद बाल खुलकर छत पे मत जाओ। तो बाज लड़कियां ऐसी होती थी, एक लड़की थी वो बाकायदा परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के, इत्र लगा के चली गई, तो उन पर जिन्नात आ गए थे। तो जब उनके जिन को हटाया गया था ना, तो वो तुलबा थे वहीं के दारुल उलूम देवबंद के, और जो हटाने आए थे ना वो उस्ताद थे। तो उन्होंने कहा था मैं कभी भी ना जाता उस्ताद अगर आप ना होते। तो वो हमारे, जहाँ हमारे नाना का मकान था उसके करीब में ये मकान था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जिन हैं, अगर उनके सामने खुले बालों में या इस तरह जाते हैं तो मगरिब के बाद अगर जाए, क्योंकि वहाँ मगरिब पर के बाद। मतलब माहौल वहाँ पे ऐसा ही है। और वहाँ पर जो है ना इमारतें बड़ी कदीम कदीम है, लाहौरी ईट क्या होती है, आज भी मकान वहाँ पे छोटी छोटी ईंटों के, लाहौरी ईंट, वो छोटी सी जो ईंट होती है। छोटी छोटी हाँ, सी, हाँ, हाँ, हाँ। उसी के मकान बहुत है पुराने मकान जी, अक्सर और उसी बड़े में पीले देखे टाइप के मकान है। हाँ। तो ये तो आपको पता है, जहाँ पर इस तरह के मकान होता है इनका तो वजूद है। तो इनका वजूद है, बहुत वो वहाँ पुराने पर, वो तो वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर मतलब ये कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वाकई ऑथेंटिक बात है कि दारुल उलूम देवबंद में जिन्नात भी तालीम हासिल करते हैं। आपकी तालीम कहाँ से होगी? मेरी तालीम तो बहुत सारी जगह से है, लेकिन अब तो मैं अंगूठा छाप हूँ। वही देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हमारे लिए बेइज्जती की बात है ना कि हम लोग तो क्या है, हम पढ़े लिखे हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे अपने, और अब मैं नील बटा सन्नाटो में थम्स अप हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी ये नहीं। लॉजिक नहीं मुझे कनेक्ट कर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो आपने अपने डॉक्यूमेंट क्यों फाड़ दिए? मैंने इसलिए फाड़ी थी क्योंकि मैंने ऑनर्स ग्रेजुएट करा, एमए भी करा, लेकिन मुझे जो मैं कैपेबल थी, मुझे उस लिहाज से जॉब नहीं मिल पाई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा। मैंने, क्योंकि एक सिंगल मदर भी थी, मैं एक होटल में मैनेजर भी थी, माँ को भी देख रही थी, मैं घर भी देख रही थी, बच्चे भी देख रही थी, प्लस मैं एक फैशन डिज़ाइनर थी, तो मैं ड्रेस डिज़ाइन करके वो भी सेल आउट कर रही थी। तो जो मेरी डिग्रियां थी वो ना एक आराम से सूटकेस में पड़ी ना जंग खा रही थी। तो मुझे लगा इनका फ़ायदा क्या, मैं रोज़ाना देख देख के इनको कुड़ती रहती हूँ। तो जब मोदी जी आए तो मेरे बड़ा ठंड पड़ गई मेरे दिमाग में, वाह रे वाह, परफेक्ट टाइम है बेटा, अब देखो मोदी जी और तुम एक समान हो। तो मैंने कहा किचन वाले हम हैं, वो चाय वाले। तो मैंने सबको फाड़ के एक तरफ खुदा मैंने कूड़े में डाला, और मुझे बड़ी ठंड पड़ गई। जब मैंने 24 में, आप यकीन करिए, अभी 2024 में मैंने एमपी का इलेक्शन फाइट करा था चांदनी चौक से। एमपी का इलेक्शन जी जी चांदनी जी चौक से? जी, चांदनी चौक से मुझे चंद्रशेखर की पार्टी ने टिकट दिया था। तो जब मैंने फॉर्म, नॉमिनेशन का जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें मेरी जो एजुकेशन है ना 8 पास है। तो जब मैंने साइन करे, साइन थोड़े पढ़े लिखे जैसे हैं, तो वहाँ पर कहने लगे नहीं मैम ये साइन तो थोड़े पढ़े लिखे हैं लग रहे हैं, लगता तो नहीं। मैंने कहा भाई जब मैं कह रही हूँ 8वीं पास हो तो 8वीं पास हो, ये मैंने प्रैक्टिस करी है खूब अच्छे से। तो ये सीन है। अब तो कोई उनका डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ना माशाल्लाह 40 साल की मैं हो चुकी हूँ, तो अब तो कुछ कोई वैल्यू है ही नहीं। अब मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता। नहीं, फ्यूचर में कभी अगर ऐसा मौका मिला कि आप एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट से किसी इलेक्शन में भी खड़े होने की आप कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ के अगर कभी आप पीएम बन गए तो फिर आप अंगूठा टेक रह जाएंगे? नहीं तो फिर मोदी जी भी तो बेचारे कुछ नहीं थे, तो मोदी जी पीएम नहीं बने भाई, मोदी जी बने नहीं पीएम बने। और आप ये देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना मेरे भाई, आप ये देखिए 5वीं फेल, 10वीं फेल, 8वीं फेल, ये सारे के सारे एमपी एमएलए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आने वाले 5 साल में या 10 साल में आपको एक
अपॉर्चुनिटी मिली कि आप किसी स्टेट की सीएम या किसी कंट्री की पीएम बन जाती, इंडिया में तो ऑब्वियसली इंडिया में ही चांसेस होंगे, हम सबसे पहले सीएम की बात करते हैं, आपको कोई स्टेट मिल जाए एज ए सीएम, तो आप ऐसे कौन से बदलाव हैं जो वहां पर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो अहमद निज़्मी खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखती, ये पॉसिबल नहीं बनेगी। नहीं। लेकिन चलिए एक दफा को रख लेते हैं कि अगर मैं बन गई तो देखिए, सबसे पहले जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिला 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 सम्मान, तो सबसे पहले मैं उन महिलाओं को सक्षम करूंगी। क्योंकि देखिए, अब इस वक्त हालात ऐसे हैं, महंगाई है, एक बंदे की कमाई से पूरा नहीं होता। अगर बताओ, एक बंदा भी नहीं कमा रहा है इस वक्त, सभी परेशान है। तो मैं उन महिलाओं को, उन लेडीज को, उन बहनों को, उन माओ को या तो सिलाई सिखाऊंगी, कढ़ाई सिखाऊंगी, ऐसी ऐसी जगह जाके मैं उनको, मतलब उनको जाकर रखना चाहूंगी जहाँ पर वो कुछ ना कुछ गुजारा करके इतना कमाना है कि वो भूखी ना मरे। तो ये मेरा प्लान है कि सिलाई सेंटर खोलूंगी मैं, एक तरह का ड्राइविंग सेंटर खोलूंगी मैं, कराटे सेंटर खोलूंगी। ये सारी स्किल मैं लड़कियों को, औरतों को दूंगी ताकि वो अपनी लाइफ भी अच्छी बनाए और अपना को ये ना सोचे कि हम महिला हैं तो घर में कैद है। बस मेरा मानना है तो वह ना कि कहते हैं कि हमारी छोरी के किसी छोरे से कम है, तो वो वाला डायलॉग मुझे याद आता है कि हाँ, लड़कियां जो है लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं है। और ये वाली बात मैंने अभी साबित करी थी उम्मीदों के मेले में। हाँ, आपने अभी एक उम्मीदों का मेला भी एक कुछ है, इस पे हम करेंगे बात। आप यहाँ एज ए सीएम हैं तो सिर्फ आपका ये इतना सही काम नहीं है कि आप एक वुमेन को स्ट्रॉन्ग, नहीं, देखिए, आपके हाथ में अब पूरी 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 जनता है, जितनी भी उस राज्य के लोग हैं वो सब आपके जो है वो सारे मेरे अधीन है। सही कहा। लेकिन देखिए, सबसे पहले इंसान कमजोर तबके को मजबूत करता है और चीजें तो खुद ही खुद मजबूत होती चली जाती हैं। अब सबसे पहले तो जो मेरे अंडर में नेता होंगे, जो विधायक होंगे, जो सारे भ्रष्ट होंगे, उनकी छुट्टी करनी है कि भैया तो तुम रहो, नहीं तो रिजाइन करके जाओ। तो अगर आप ईमानदार होते हैं ना, आप यकीन करिए पूरी टीम ईमानदार होती है। अगर आप बेईमान है तो पूरा सिस्टम बेईमान होता है। यही हाल हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में डबल पी बेईमान है, यहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ की डबल पी। अगर ये सही हो जाए, सबसे पहले पॉलिटिशियन सही हो जाए, तो हिंदुस्तान की जनता तो मोहब्बत का गहवारा है। अब यहाँ पे नफरतें नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हिंदुस्तान की जनता बहुत मतलब कुछ करना चाहती है। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वही बेच बेच के खा रहे हैं। तो अगर आप महिलाओं पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा देश जो है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, अगर आप आधी चीज पर काम करेंगे तो आधी तो ऑटोमेटिकली स्टेबल है, वो तो कर ही रही है ना। लड़के तो कमा ही रहे, कर ही रहे। क्योंकि अभी देखिए कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, एमबीबीएस कर लिया फिर भी घर में बैठी हुई है। भाई, तुमने एमबीबीएस क्यों करा था? तो तुम्हें घर में ही बैठना था, तो तुमने एक सीट क्यों खराब करी थी? तो इनकरेज करना कि भाई अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आपका जो घर है वो अवेलेबल हो उन लोगों के लिए जो इलाके वाले आपकी खिदमत ले सकें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीमार हैं या वो हैसियत नहीं है या बेवक्त उनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको मोटिवेट करना कि देखिए जो आपने एजुकेशन लिए खुदारा उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपने एजुकेशन शऊर हासिल करने के लिए ली है, तो उसका इस्तेमाल सही करिए। जो इश्यूज हैं ये जो आप सॉल्व करती है, तो इसमें कोई स्पेशल कम्युनिटी है या कोई भी रैंडम लाइक के एक कम्युनिटी है कि अगर आप सेलेक्टेड लोगों को ही चूज कर रहे हैं या कि इस अगर कम्युनिटी से बाहर के कोई लोग हैं, नहीं वो नहीं, सिर्फ इस कम्युनिटी को आप सपोर्ट करेंगे, तो क्या कोई ऐसा दायरा या कोई ऐसी बाउंड्री आपने कोई ऐसा दायरा नहीं है। आपको बताऊं, एक लड़की थी, वो मेरे पास आई तो उसने कहा कि एक लड़का 16 साल से मेरे साथ लिव इन में रहता था, मुसलमान लड़का था, नोएडा में रहती थी। अब वो लड़का शादी करने जा रहा है, तो उसने कहा कि मुझसे कहा कि अमन रिजवी आपकी मदद कर सकती है। पहले तुम्हें सोचा अल्लाह मदद होगी कैसे, फिर हल्के हल्के दिमाग में कहते ना करंट वापस आएगा, क्या क्या कर सकती, पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करी। उससे उस लड़के का नंबर लिया, उसके घर का बिहार में टीम भेजी, पूरा सारा निकाला, और जहाँ शादी हो रही थी उस लड़की का भी एड्रेस लिया। वो दिल्ली में जॉब करती थी, और मैंने उस हिंदू लड़की से ये कहा था, रेखा नाम था उसका, कि देखो रेखा, मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। 80% इस लड़के की शादी नहीं होगी, 20% इसको ऐसा कर दूंगी कहीं शादी ना करे। आप यकीन करिए, मैरिज हॉल बुक हो चुका था। लड़की वालों ने, जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था, वो लड़की भी हायर पोस्ट पर थी जहाँ से वो शादी कर रहा था। तो मैंने वो रिश्ता खत्म करवाया, और वो रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। सीधी मैंने उसको कॉल पे बातें सुनवाई, उस लड़के से मैं बात करती थी, और वो जहाँ पे शादी हुई थी वहां पर बात सुनाती, देखो क्या बोल रहा है। तो वो रिश्ता में, वो लड़की तो मुस्लिम ही थी, नॉन मुस्लिम लड़की थी, आज भी मुझे ईद विश करती है, बकरीद विश करती है। दलितों की मैं बहुत बड़ी आवाज़ हूँ, मुसलमानों का भी मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। जो भी मेरे पास इस तरह के आता है, अभी भी बटला उसका एक केस आया हुआ था, इनका बेटा बहुत ज़्यादा बदमाश है, अपनी बीवी को मारता था, बल्कि उसने तो पता नहीं नशा करता है क्या करता है। आप यकीन करिए कि मतलब मुराद उस पे खलीला वाली रोड पर उसने लिटरली मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं, और मैं खून के घूंट पी कर आई, क्योंकि मेरा प्रोग्राम 2 दिन बाद था, उम्मीदों का मेला। तो भाई ऐसा भी होता है कि हम गालियां भी खा रहे होते हैं, उन लोगों के लिए खा रहे होते हैं जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं।
तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि टीम लग भी जाती है, हमले भी होते हैं, मार पिटाई की भी नौबत आ जाती है। तो लेकिन ये है कि उस चीज़ से मेरे साथ अलग ही मसला है कि मेरे साथ ये बाय बर्थ डिफ़ॉल्ट है मेरे अंदर कि मुझे प्यार की लैंग्वेज समझ में आती है, मुझे गुस्से की समझ में नहीं आती। अगर कोई मुझसे कहेगा कि अमन, प्यार से कहेगा कोई कि आप ये ला काम ना करें, उसकी नज़र में गलत हो और मेरी नज़र में सही हो हो सकता है मैं मान जाऊँ। लेकिन अगर कोई मुझे धमकियाँ लगा कर कहेगा कि हम देख लेंगे, वे देख लेंगे, तो मैं तो फिर कहूँगी देख ही ले तू वो मुझे। क्योंकि अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं। नहीं, अगर मुझसे कोई मोहब्बत से बात करता है तो खुदा की कसम मैं अपनी खाल के जूते तक पहना दूँ कि ले भाई मेरी खाल के जूते पहन ले, लेकिन इज्जत से बात कर। अभी रिसेंटली एक अभी मुद्दा है, अभी जो एक मुजफ्फरनगर का लड़का है सूफियान त्यागी नाम करके, उसने मदरसों को लेके कुछ ये मदरसों में हो रही कुछ एक्टिविटीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो क्या सही कहना चाह रहा है या उसे समझा नहीं जा रहा ठीक से? क्या आपके आपके हिसाब से एज ए एक्टिविस्ट, लाइक आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अगर सूफियान त्यागी आपके पास आके बोले कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, तो आपके हिसाब से उसकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व होगी? देखिए, वेरी फर्स्ट तो अगर आज ये कहिए कि हमारा इस्लाम मतलब पहचानाया जा रहा है, हाफिज़ कुरान है, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो वो मदरसे की ही देन है कि इस्लाम को जिंदा अगर रख रखा है तो मदरसे की वजह से है। होता है, हर जगह खराबियां होती हैं, लेकिन उसके लिए आप सबको टारगेट नहीं कर सकते, पांचों उंगली बराबर तो नहीं होती। लेकिन मैंने सुना है कि ये जो हजरत हैं, ये खुद इनके कुछ मामला सही नहीं है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ज़्यादातर ये गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, गुटखे को कर रहे हैं, गेमिंग को कर रहे हैं, तो जुए को कर रहे हैं, आईपीएल मतलब इस तरह करते हैं। तो पहली बात तो यही होता है ना कि आप अपने वकार के लिहाज से बात करेंगे। अगर आप मतलब मदरसे की बात तो वही करेगा ना जो मदरसे से जिसका रिश्ता हो, इस्लाम से रिश्ता हो, दीन का रिश्ता हो। आप एकदम से आए और आपने मुंह खोल के कह दिया, बेशक ये वाली बात सही है कि हमारे भारत में स्कूलों की ज़रूरत है, लेकिन ये तरीका सही थोड़ी कि मदरसे बंद कर दो और स्कूल खोल लो। ये कहिए कि स्कूल भी होने चाहिए। शायद मेरे ख्याल से कभी ना किसी मदरसे गए, ना किसी स्कूल गए। अगर ये जा रहे होते तो ये मदरसे में जाकर दे। अभी मैंने आपके सामने बोला कि दारुल उलूम देवबंद ऐसा है कि दुनिया में पहचान गाड़े हुए। और दारुल उलूम देवबंद के बारे में एक बात जो मैं आपसे बताना भूल गई थी, दारुल उलूम देवबंद उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस संस्था का नाम है कि जब हिंदुस्तान आज़ादी के लिए फड़फड़ा रहा था, छटपटा रहा था, तो दारुल उलूम देवबंद के 65,000 जो वहाँ के तालिब इल्म थे, जो मौलवियत कर रहे थे, वहाँ पर आलमियत कर रहे थे, हाफिज़ बन रहे थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। और कहते हैं कि देवबंद से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको लटकाया ना हो। तो क्या वो एक्टिव नहीं थे? क्या वो देश से मोहब्बत नहीं करे? जितने बड़े मदरसे हैं देश में, मेरे भारत में जितने भी बड़े मदरसे हैं, वहाँ पर दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अभी आपने देखा था वो मुफ्ती शमाइल, जो उनकी बहस हुई थी कि अल्लाह है या नहीं है, वो तो मदरसे के तो थे ना। तो वो मदरसे के होने के बाद कितनी नॉलेजेबल बात कर रहे थे। तो एकदम से किसी के बारे में मुंह खोल के नहीं बोला करते। अगर बंदा वायरल है ना और बंदे को लोग जानते हैं तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती कि देखो, क्योंकि तुम्हें लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो तुम्हारे लफ्जों का जो इंतखाब है वो सही होना चाहिए। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि लफ्जों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। तो यहाँ पर ये बात आप बहुत सही बोल रहे हैं कि जब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि सुफियान त्यागी ने बहुत बार जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं या फिर जो बच्चों को, जो अगर वो कौम की खिदमत ही करने की बात कर रहे हैं तो पहले वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। उनके खुद के कंटेंट में कई बार देखा गया है कि गुटखा ओपनली खाते हुए और सिगरेट नॉर्मल पीते हुए। तो इस्लाम में तो मना है ये चीज़। हाँ, तो ये चीज़ें सबसे पहले उनको वहाँ से रिमूव करके उसको स्टॉप करने की बात करनी चाहिए थी। आज का जो हमारा युवा है, आज के जो बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों में बहुत जा रहे हैं, तो फॉलो करते हैं ऐसे यंग जनरेशन को भी कि अच्छा वो गुटखा खाता है, वो सिगरेट पीता है, ये नॉर्मल बात है, तो वो उसको उसकी लत पड़ रही है। तो आपको उन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए, खास करके सोशल मीडिया। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पहले उस काबिल बनो, फिर उसके लिए आवाज़ उठाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग उस काबिल नहीं होते, लेकिन किसी भी मुद्दे में घुस जाते हैं, उसकी नॉलेज होती नहीं, तो वो फिर उल्टा ही पड़ता है। अगर आपको एक पावर मिले कि आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से एक कानून बदलना है, तो कौन सा वो कानून होगा जो आप बदलना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले बस कानून बदलूंगी तो नहीं, मॉडिफाई करूंगी। जैसे ये जो रेप वगैरह होते हैं लड़कियों के साथ, इसमें ना एक जो कोर्ट होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए कि सीधी फांसी हो, बंदे को उम्र कैद ना हो। और वो जो हैंगिंग हो वो पब्लिक प्लेस पर हो।
आप यकीन करिए अगर ये वाला चीज़ थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया कि जितने भारत में बलात्कार कर रहे हैं या बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनको फौरन 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर फैसला है और उनको बिल्कुल आप ये कहिए कि चौराहे पे फांसी पर लटका दिया जाए। आप यकीन करिए कि 5-6 फांसियाँ होंगी, उसके बाद लोग ना इतना डर जाएंगे, ढूंढेंगे गूगल पे जाके कि आखिरी बार ये गलत काम कब हुआ था। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश जो भी वक्त पे मिल जाए, भूखी हूँ और इज्जत से मिल जाए, मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मुझे मतलब भूखे वक्त मिल जाए। चाय पसंद है? चाय बहुत पसंद है, चाय पगलू हूँ, मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारी पीती हूँ, लेकिन जब पीती हूँ तो कद्दा भर के पीती हूँ। इतना बड़ा कप होता है जो मैं पीती हूँ, 2 बार पीती हूँ, सुबह और शाम में, तो कद्दा भर के हम लोग पीते हैं, बड़ी सी कप पीते हैं। तो हमारे बाद लोग कहते हैं कि ऐसे पीती हूँ पूरा महल्ला पी गई। तो और मैं नहीं, मेरे बच्चे भी इतनी पीते, पूरी पूरी कप भर के लाते थी बड़ी वाली। फिर उसमें फैन भी जाता है, पापे भी जाते हैं, मतलब हम तो थोड़ी सी पीते हैं, सारे तो वो पी लेते हैं फैन पापे, लेकिन चाय पगलू हूँ मैं। चलो, चाय पगलू, ये एक नया वर्ड आप दे रहे हैं, चाय पगलू। बहुत सारे लोग चाय से लव करते हैं, तो चाय अगर नहीं होती तो चाय की जगह दूसरा ऑप्शन क्या, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? ना कोल्ड ड्रिंक ना कॉफी, फिर लस्सी, लस्सी। लस्सी या मट्ठा। अच्छा, फिल्मों में शौक है थोड़ा बहुत? फिल्में देखते? नहीं सीरियल नहीं, लोग बहुत पसंद करते हैं, फीमेल्स तो बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट रहती हैं सीरियल्स के लिए, खासकर पाकिस्तानी सीरियल्स। मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। मेरा ये जहाँ जरा सा भी टाइम मिलता है तो मुझे लगता है जल्दी से न्यूज़ देखूं। अच्छा। हमारे पापा के घर में 4 न्यूज़पेपर आते थे, कौमी आवाज़ आता था, दैनिक जागरण आता था, टाइम्स एक्सप्रेस आता था, टाइम्स 2 इंग्लिश के पेपर आते थे और एक हिंदी का, एक उर्दू का आता था, सहारा आता था। तो जब रमज़ान होते थे ना, तो हमारा घर माशाल्लाह, मम्मी का घर बहुत बड़ा है, 250 गज के करीब है, तो मैं जीने में अब सैरी करने को ऐसी बैठी रहती थी कि पेपर वाला डालेगा, नीचे से डालता तो नजर ऐसा लगता था मतलब जैसे हिफ्ते कलीम की दौलत मिल गई कि मैंने पढ़ना है क्या है। तो न्यूज़ पगलू भी हूँ मैं कि जब तक मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ देख ना लूँ। अब पेपर नहीं रहा तो मोबाइल हो गया है, कैमरा इस हो गया, तो अब मोबाइल से, यूट्यूब से जाकर, सोशल मीडिया से गेन करते हैं। स्ट्रीम चैनल ना मेरे घर में टीवी है, ना स्ट्रीम चैनल मेरे मोबाइल में डाउनलोड है। मैं इनसे बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी कि ये जो गलत चीज़, मतलब इससे जो जिस तमाम आज तक जी वगैरह जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, तो इससे दूरी बनाकर चलती हूँ। और सोशल मीडिया पे जो अच्छे ऑथेंटिक चैनल है, प्लेटफॉर्म है, उनको देखकर जो न्यूज़ मैं गेन करती हूँ तो वहाँ से आपके करती हूँ। हिसाब से ऑथेंटिक कौन से चैनल्स? बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल, जैसे हिंदुस्तान में भी हैं, रवीश भी हैं, अजीत अंजुम भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट भी है, फरहान याया भी हैं, मिल्लत टाइम भी है, रजा गिराफी भी है, और द नेशन वॉइस भी है। बहुत सारे ऐसे चैनल है कि अगर करो तो बहुत सारी चेन है। हेमन रिजवी अब बन चुके हैं, हेमन रिजवी एक पोजीशन पे है, सो यहाँ से हेमन रिजवी यहाँ पहुंच गई है, अभी ये हेमन रिजवी यहाँ है, तो यहाँ से हेमन रिजवी को कहाँ जाना है? क्या आगे का फ्यूचर, या क्या आगे का आपने कैसा अपना लाइफ का पॉइंट, या आपने क्या सोचा हुआ कि या हेमन रिजवी यहाँ पे खुश है, जो है बस यही है, इससे आगे का कोई प्लान नहीं है? नहीं भाई, मैं खुश तो बना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। और मेरा ये है कि मैं बीमार भी ज़्यादा रहती, तो मुझे ये लगता है कि कम वक्त में मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ उतना ज़्यादा करूँ। तो आजकल जो मेरा है, एक तो यूथ जो हमारे नौजवान लड़के हैं, उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने, ऐसी स्किल बताने कि वो कहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। और वो लड़कियां, वो लेडीज़ जो, अब तो आपको पता है कि शौहर भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, भाई भी ब्रॉड माइंडेड हैं, फादर भी हैं, लड़कियां क्या नहीं कर रही, हर फील्ड में हैं लड़कियां। लेकिन जो लड़कियां वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिनके पेरेंट्स अमीर नहीं हैं, उनके ख्वाब जो है वो दिल के तहखाने में एक तरह से मेले का आकार ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं उम्मीदों का मेला नाम का एक ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ कि जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में मैं उम्मीदों के मेले को लेकर जाऊँ, और जो कमज़ोर मेरी बहनें हैं, जो टैलेंटेड हैं, हुनरमंद हैं, उनकी हुनर को वहाँ ले जाकर उजागर करूँ। देखिए ना, क्या नहीं कर रही हैं आजकल, सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं, साबुन बना रही हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो उनको जो एक तरह का ये कही कि एक प्लेटफॉर्म देना जो अल्लाह ने मुझे दिया है। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में अल्लाह ताला कहता है कि आप ज़कात दीजिए, पैसे पे ज़कात होती है। तो मैं कहती हूँ अगर अल्लाह ने आपको पॉपुलर करा है, आपको बड़ा नाम दिया है, फेम दिया है, चाहे आप कोई चैनल वाले हों, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हों, चाहे आप आज एमन रिजवी जैसे सोशल एक्टिविस्ट हों, तो ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उन लोगों को, आप उनकी आवाज़ बने। क्या जा रहा है, ज़रा से अगर आप उनके बारे में बोल रहे हैं कि देखो ये बंदा है, इसके लिए कुछ सोचो, तो आज जो आपके चाहने वाले वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं जो ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ, मैं स्ट्रीट शॉपिंग होती है मैं ज़्यादातर वो करती हूँ। जो गली मोहल्ले में मुझे नज़र आता है कि ठेले पे बैठा है, पहले मैं उनके चेहरे को रीड करती हूँ, उनकी मायूसी को रीड करती हूँ कि न मालूम कब से उनका कुछ बिका नहीं। तो मैं चाहे वो मेरे काम का होता है या नहीं होता, मैं उस सामान को ख़रीद लेती हूँ और फिर जो जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं उनको दे देती हूँ। लो भैया गिफ्ट है, तुम ले लो। तो ऐसे लोगों को भी आपको देखना चाहिए कि जो जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा, जो साहिब हैसियत हैं, तो आप उन लोगों को प्रमोट करिए, उन लोगों से सामान खरीद दीजिए और उनको एहसास मत होने दीजिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। और बार्गेनिंग मत करा करें, खुदा करे ठेले वाले से बार्गेनिंग ना। लेमन ले लें, 10 रुपए के लेमन, भैया 8 का लगा ले। 2 रुपये में तुमने कौन सा वीरो जाना है, लेकिन वो 2 रुपये उसके लिए बहुत वैल्यूबल वैल्यू आपके लिए नहीं है। तो रक्षा वालों से, ठेली वालों से ना तो बहस करा करें और इनकी मदद भी ऐसे करें कि इनको पता भी ना चले और मदद हो गई। इनसे कोई सामान ले लीजिएगा, 100 का सामान है, 150 देकर आइए। कुछ रैपिड राउंड्स हम यहाँ पे करते हैं जिसमें मैं आपको जो है वर्ड दूंगा, आपने उसमें से कोई एक चूज करना, राइट? ठीक है, इंस्टेंट और फास्ट, राइट? सो सच या समझौता? सच। गुड। डर या लड़ना? लड़ाई करूंगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। गुड। पैसा या इज्जत? मैं इज्जत को प्रीफर करती हूँ। जब इज्जत होगी तो पैसा खुद ही आ जाएगा। झूठ या सच्चाई? मैं सच्चाई का साथ दूंगी, चाहे ख्वाह मेरी जान ही चली जाए। सिस्टम या जनता? मैं जनता से मोहब्बत करूंगी और जब जनता से मोहब्बत करूंगी, सिस्टम तो मैं खुद ही खड़ा कर लूंगी। गुस्सा या सब्र? मैं सब्र पे ज़्यादा यकीन रखती हूँ कि गुस्से से चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर आप सब्र कर लेते तो अल्लाह ताला आपको दुगना तिगना बहुत नवाजता है। राजनीति या समाज सेवा? समाज सेवा। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, वही तो राजनीति है। समाज सेवा से तो आके फिर आप राजनेता तैयार करते हैं, समाज ही राजनेता तैयार करता है। आज के वक्त में आपके हिसाब से जो यंग जनरेशन है वो क्या सबसे बड़ी गलती कर रही है? आज की जो यंग जनरेशन है वो माफ़ी के साथ कहूँगी कि वो इंस्टाग्राम को डिजिटल कोठे की तरह इस्तेमाल कर रही है। कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं, और इंस्टाग्राम पे वो डांस भी कर रही हैं, एक्सपोजर भी दे रही हैं और डीएम में जाकर गलत एसएमएस को एंजॉय भी कर रही हैं। तो इस अब भाई जो भी हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो सोशल मीडिया जहाँ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे प्रोवाइड करता है, वहीं सबसे ज़्यादा जो नुकसान है उसके ये है कि हमारी टीनेजर जो जनरेशन है, जो खासकर लड़कियाँ हैं, वो इंस्टाग्राम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको एक वाक़या बताऊँ, शायद आपको यकीन मिला। इंस्टाग्राम के थ्रू एक लड़की 14 साल की वहाँ से गुजरात से भाग कर आ गई और वहाँ से वो लोग मुझे जानते थे, दिल्ली में किसी ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो उस लड़की को मैंने रेस्क्यू करवाया अमरोहा से। 28 साल का रिजवान उसको लेकर आया था और पुलिस वाले मुझे सैल्यूट करके गए, उस लड़की को लेकर आए। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता था, अगर हम टावर से इसको पकड़ते नहीं पकड़े जाते। लेकिन मैंने सब जो उस लड़के के इंस्टाग्राम पे जो लोग थे वो छपरी से थे, मैं पहचान गई सारे के सारे किधर गए हैं। तो वो अमरोहा के निकल कर आए और अमरोहा में जाने के बाद लड़की को बाइज्जत तरीके से हमने वहाँ से रेस्क्यू कराया और कोई इसका फेम भी नहीं लिया, कहीं पे मैंने बताया भी नहीं है। तो वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ कि लड़कियां सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम की जो रियल लाइफ है, जो 20 सेकंड या 10 सेकंड है, उसको जिंदगी समझकर अपनी जिंदगियां खराब कर रही हैं। अगर कोई लड़की अपने हक के लिए खड़े होना चाहे, लड़ना चाहे, तो उसे सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? सबसे पहला कदम तो उसको, अगर वो हक के लिए लड़ रही है तो सबसे पहला कदम तो उसको अपने फादर को बताना चाहिए कि सबसे बड़ी बैकबोन जो होती है किसी लड़की की, आइडलाइज जिसको करती है वो अपने फादर को करती है। तो सबसे पहले अपने फादर को बताना चाहिए कि मैं सच की और हक की लड़ाई में आगे जाना चाहती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि बाप जो होते हैं, जो पापा की परियां होती है, पापा उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि 75% आपके भाई आपको एग्री ना करें, आपके हस्बैंड आपको एग्री ना करें, लेकिन अगर आपके फादर हैं, वो कंफर्ट जोन आपको आपके फादर ज़रूर देंगे और आपको देखेंगे कि अगर आप हक के साथ जा रही हैं, सच के साथ जा रही हैं और वहाँ पर आपको तकलीफ कम है, नुकसान कम है, तो आपके फादर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके बारे में कोई ऐसा झूठ जो फैलाया गया, आपको लगता है कि ये बात मेरी है लेकिन बहुत बड़ा झूठ है? देखिए, मेरे बारे में सबसे बड़ा झूठ जो है वो एनआरसी में फैलाया गया कि अमन रिजवी शिया है। हालांकि मैं माशाल्लाह सुन्नी घराने से आती हूँ, और लेकिन ये भी नहीं कि खुदा नगर में शियाओं को बुरा कह रही हूँ। अभी ईरान का मसला हुआ, सबसे ज़्यादा ईरान पर जो वीडियो वायरल हुई, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट करे, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा मैंने लिया। और आयतुल्लाह खामी साहब से मैं मिलना भी चाहती थी, मैं उनके लिए रोई भी। और बड़े अफसोस की बात ये भी रही कि बहुत सारे सुन्नी हजरात ने मुझे मुता की पैदाइश, मतलब मेरे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख कर आ जाना, मेरी वीडियो वायरल हो रही थी। और दूसरी बात जैसे ये आपने कहा कि मतलब कि कोई झूठ है, इसमें जब ये शिया वाला मैटर आता है तो फिर मैंने सोचा कि लोग मुझे शिया क्यों कहते हैं। तो फिर बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि देखो जो सुन्नी होती है ना, ये जो औरतें होती हैं ये शादी के बाद ना मेकअप में, बच्चों में, खाने में, पीने में इधर लग जाती हैं, लेकिन ऐमन रिजवी लगातार मतलब बोल रही है, स्टडी कर रही है, तो इसलिए लोग तुम्हें मौलाई समझते हैं कि शियाओं में जो लड़कियां होती हैं बहुत सक्षम होती हैं, बहुत एजुकेटेड होती हैं, तो इसलिए शायद ये नैरेटिव फैला है कि ऐमन रिजवी शिया है। तो ये परसेप्शन फिर बहुत लोगों का बन जाता है कई बार, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज जो देखते हैं उन एक्टिविटीज के आधार पे लोग ये एक परसेप्शन बना लेते हैं कि शायद ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो ऐसा शायद बन गया होगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, उसका आप जवाब देंगे तो अभी आप एहराम में हैं, तो आप शुरू से ही अपने आप को बचपन से एहराम में रखा हुआ है, या आपने जब देखा कि अब मेरा फेस पब्लिक में आ रहा है तो मुझे क्योंकि जनरली मुस्लिम्स में फेस ज्यादा रिवील करना या पब्लिक में ज्यादा आना अलाउड नहीं होता, तो तब आपने फिर एहराम रखा कि नहीं अब मैं फेस तो पब्लिक में लाना चाहती हूँ लेकिन एहराम के साथ आऊँ मैं, तो इसके पीछे का क्या? नहीं, short शुरू होता से है? ही, आज शुरू से ही हमारा गेटअप ऐसा ही है जब से होश संभाला। और बल्कि हमारे पापा का और मम्मा का कहना था कि ड्रेस कोई भी पहनो लेकिन बेहुरमती जिस्म की ना हो, सर ढका हुआ हो। बल्कि जब हम लोग कॉलेज जाते थे हमारी अम्मा हमारे लिए ऐसे कपड़े डिजाइन करती थी, टेंट हाउस वाले। तो मैं, मेरे पास एनसीसी थी, तो एनसीसी में आपको पता है दुपट्टा कस के बांधते हैं, तो जब मैं दुपट्टा कस के बांधती थी ना तो फिर फंस लगता था, तो कहते ओए अम्मा तो इतनी पतली है, मतलब क्योंकि कपड़े इतने चौड़े चौड़े बनाती थी अम्मा, बिल्कुल टेंट हाउस वाले। तो वो सर में दुपट्टा शुरू से ही मतलब हम ओढ़ते हैं और अच्छा लगता है, कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी सीख देता है। तो दूसरी बात, अगर आप सर पे दुपट्टा वेयर करते हैं तो आपके बाल भी महफूज रहते हैं, जो धूल है, धप्पा है, पॉल्यूशन है, इससे बचे रहते हैं। 18 साल की, 15 साल से 18 साल की एज की एमन रिजवी आपके सामने बैठी हो, तो आज आप उसे क्या मशवरा दें? देखिए मैं अभी भी ये सोचती कि मैं उसी एरा में हूँ, मैं अपने आप को मानती नहीं कि मेरा मतलब वो है। मैं अभी भी ये सोचती, मैंने बहुत खिलड़ रही हूँ, उछल कूद चलना। आप यकीन करिए जब मैं मामा के घर में थी तो रेत नहीं होता, बारू जो होता है, हमारा 3 मंजिला मकान बना हुआ था, बारू का ट्रक जो था नीचे आके किसी ने उतारा था, तो मम्मा पापा देवन गए हुए थे, तो हम सब बहन भाई लगाए थे कौन वहाँ पे जंप लगाता है, मैंने उसमें दूसरी तीसरी मंजिल से बारू के उस पर जंप लगा दी और मैं रेत के अंदर घुस गई। मतलब मैं सोचती थी क्या होगा, बस करना है। मतलब पतंग मैं उड़ाती थी, कबूतरबाजी का मुझे शौक था, मुर्गे मैं पालती थी, खरगोश मैं पालती थी, तोते, मतलब पूरा घर हमारा चिड़िया खाना बना रहता था। प्लांटेशन का भी शौक था और अभी भी मेरे घर में बिल्ली पड़ी हुई है, तोते भी पले हुए थे। तो मतलब ये कि सब चीज़ों से मोहब्बत है नेचर की, और बस खुल के जिए, लेकिन इस्लाम के तौर पर किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन ये कि कुछ ऐसा काम भी नहीं करा कि किसी को बुरा लगे। सारा काम जो है इस्लाम के और समाज के दायरे में करा, और अभी भी लोगों से जो बहुत मतलब बहुत हमली बात करती हूँ, ये नहीं चाहती। और जब मैं रुखसत होती हूँ तो सबसे कहती हूँ भाई कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना। सही, अच्छी बात है। तो ऐसा कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं घर में लड़की नहीं, लड़की पैदा हो गई जबकि लड़का होना चाहिए था इसको, ऐसा कोई फील आया नहीं कभी नहीं, जैसे आपका नहीं ये नेचर हमारे देखते हैं हमारे तो? भाइयों को लगता था कि हमारे अम्मा अब्बा ना बहनों को ज्यादा मोहब्बत करते, तो वो भाई लोग कहते थे कि क्या नाम है, आपने तो दुआ मांगी थी कि बेटा होता ही ना, सारी बेटियों को तो मोहब्बतें करते हो। मतलब कि बहनों को पापा ने और हमारी मम्मा ने हाथ का छाला बना कर रखा। मैंने कहा ना किसी चीज से नहीं रोका, कुछ भी खाओ, कहीं भी घूमो, लेकिन हमारे साथ जाओ, कुछ भी मतलब मेरी मम्मा खुद एक फैशन डिजाइनर भी थी, सर सारे टैलेंट मेरी माँ के पास थे। तो अच्छे से अच्छा पहनाती थी, हम रात को देखते थे तो मम्मा ऐसी पूरे, सुबह को देखते थे ड्रेस हमारी टंगी हुई होती थी। तो मतलब कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम लड़की हैं। मैंने कहा ना, मेरे फादर ही कहते थे जब भी किसी हक का साथ दो ना तो पीठ दिखाकर मत भागना, खड़े रहना अगर सामने मौत हो। तो वही एक हौसला था कि माँ बाप साथ हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी सीख, उनकी सोच, उनका एक वजह, उनकी आवाज़, उनके सेंटेंस मेरे कानों में आज भी गूंजते। मेरे पापा भी 2015 में मेरे फादर की डेथ हुई, 2000 मेरे ख्याल से 23 में मेरी मदर की डेथ हुई है, 24 में मम्मी की डेथ हुई है। तो लेकिन वो हमारे बीच है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि वो चले गए। मुझे ऐसा लगता नहीं अभी भी है, वो मम्मी वहाँ पे बैठी होंगी, नमाज पढ़ रही होंगी, पापा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। मतलब कि वो दुनिया से जा चुके, लेकिन मेरी नज़र में वो अभी भी जिंदा है। मैं अभी भी अपने पापा से बात कर, मैं बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, कोई बात ऐसी हो जाती है मुझे बुरी लगे, या कोई बंदा ऐसा जो मुझे एलिगेट कर जाए, तो मैं जब रोती हूँ तो मैं पापा से बात करती हूँ, ख्याल पापा इसने बंदे ने मुझे ऐसा बोला, पापा मैं ऐसी थोड़ी हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे जवाब भी मिलते हैं वहाँ से। आज की जनरेशन या वो वुमेन्स जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, या जिनको लगता है कि वो घर में कैद हैं, या उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना था इन अ गुड वे, कुछ बनना था, या कुछ ख्वाहिश थी या कोई ड्रीम था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो आप
उन लोगों के लिए क्या, किस तरह से उनको ये गाइड कर पाएंगी अगले 30 सेकंड में, अगर आप बता पाएं कि क्या करना चाहिए तुम्हें सबसे पहले, अगर आपको अपनी लाइफ में आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ है आपको कि हाँ मुझे ये अपनी लाइफ का ये dream देखिए, पूरा करना घर में कैद तो कोई भी नहीं होता। अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं तो वो भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ करो ना करो, लेकिन अगर आप सारा का सारा इल्जाम ये कह दो कि भाई नहीं करने दे रहा, शौहर नहीं करने दे रहा, ऐसा नहीं होता। आप सोशल मीडिया का बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर आप अच्छा खाना बना सकती हैं तो आप टिफिन चला सकती हैं। अगर आप अच्छा डिजाइन कर सकती हैं तो आप सूट इंस्टाग्राम पे जाकर बेच सकती है। अगर आप अच्छा मशीन भी चलानी आती है आपको अच्छी चला, आप कुशन बना सकती हैं। मतलब कौन सा ऐसा क्रोशे चलाना आता है तो इतने सारे सारे प्रोडक्ट बना सकती हैं। आजकल का जो सोशल मीडिया है वो सबके लिए आप ही कहिए खुली हुई डिजिटल मार्केट है। थैंक यू सो मच एम रिजवी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके और आपको जान के कि हमने जो आज तक देखा है आपको आपकी वीडियोस में खबर देखा वाले बड़े है उन वीडियो में जो आप दिखे और जो अभी आपसे हम बात करके आपको देख रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो एक अलग ही जो है वो ऑरा है, अलग ही लेवल है। तो थैंक यू सो मच आप पे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। वेरी फर्स्ट तो मैं पहले आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज मेरा रह गया वो कन्वे करूंगी कि देखिए, जिन लोगों के वालदैन हयात हैं आप उनकी कदर करें। कैसी भी आपकी ज़िंदगी हो, बिजी हो, लेकिन आप अपने वालदैन को टाइम दें। अगर आप नहीं चाह सकते तो हॉलीडे पे जाएं, उनसे प्यार से बात करें, कॉल पर बात करें, क्योंकि ये वो नेमत है जो वापस नहीं आती। ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें ताकि वो डिप्रेशन में न जाए। और आज हम यहाँ पर आए हैं, बैराज साहब ने हमें बुलाया। माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप है जो इनका घर से ही चल रहा है। काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी अच्छा सेटअप करा है। तो जो लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आए। देखिए, हर एक साथ तो ये नहीं होता कि एकदम से आप आसमान वाली बात करें और आपसे बड़े बड़े लोग रुजू करें। हालांकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं ना कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोवर हैं, एक सब में होता है, कीड़ा सब में होता है। तो लेकिन आप ही देखिए कि आपकी आवाज को कौन परवाज दे सकता है। वही तो अल्लाह की रहमत है। किसकी वीडियो कहाँ वायरल हो जाएगी तो अल्लाह को पता है, आपको थोड़ी ना पता है। तो आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए और आप कैपेबल हैं, किसी चीज़ में टैलेंटेड हैं, किसी फील्ड में टैलेंटेड हैं, तो महराज साहब का जो ब्रॉडकास्ट है वो आपका इस्तकबाल कर रहा है। आपको पहचान भी देगा, आपको परवाज भी देगा और बदले में सिर्फ आपसे दुआएं मांगेगा। आप दुआ करें कि बहुत बुलंदी पर जाए भाई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमन रिजवी मैम, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, और जो कैमरे के सामने अक्सर आपने देखा, आज भी कैमरे के सामने देखा, लेकिन थोड़ा सा एंगल और जो रियलिटी है वो अलग है। तो रियल में जो एमन रिजवी है वो ये है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो परसेप्शन बना हुआ है कि किस तरह की लेडी है, अगर इस मतलब मिलने में भी शायद उनको डर लगता हो कि अगर हम मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा दिल और बहुत ही अच्छी एक विज़न, अच्छे सोच के साथ अपनी लाइफ में इन्होंने यहाँ तक पहुँची, और आगे के बहुत अच्छे विजन्स हैं, लाइक गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, और जो लोग हैं परेशान लोग हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। और आगे भी इनका प्लान है कि बहुत अच्छे स्टेप्स उठाएं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें के लोगों को बेनिफिट पहुँचे, और जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनके जो टैलेंट है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनको हम और ऊपर अच्छे से निखार के, जो एक उम्मीदों का मेला जो प्रोजेक्ट बनाया है उस पे लोगों को ला करके उनके टैलेंट को और ज़्यादा जो है वो आगे ले जाने के लिए प्लान किया है। तो ये बहुत अच्छी सोच है, और ये सोच जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी कैमरा देख के या कुछ लोगों को देख के बनी है, वो ब्लड में है। जैसा आपने पूरे इंटरव्यू में देखा होगा, पूरे पॉडकास्ट में देखा होगा कि ये चीज़ें ब्लड से है, ब्लड से ही वो अंदर से निकल के आई है कि जब कोई चीज़ होती हुई देखी तो वहाँ पे हेल्प करनी शुरू करी, लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है, और जिनके अंदर ये होती है अल्लाह ताला उनको मदद देता है, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करता है। तो आप सब लोग भी यहाँ पर जो है वो जुड़ें मैम के साथ। कभी कोई ऐसा लगे कि आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो मैम अवेलेबल हैं, और कभी आपको लगे कि नहीं आपको किस पोजीशन पे हैं या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप बैकअप में इनके रह करके भी अपना जो है वो सपोर्ट दिखा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। इस पॉडकास्ट पे जो आपने देखा, सीखा, समझा, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।